नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया। क्या है भाजपा के दृष्टिपत्र में, ये इस कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे। साथ ही देखेंगे राज्य में कैसा रहा चुनाव प्रचार। लेकिन चुनाव प्रचार के इस भाग में लगता है कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणियां करने में एक दूसरे से होड़ लगा रखी है। कल तक कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम पर की गई अमर्यादित टिप्पणियों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि आज उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम पर व्यक्तिगत रूप से एक और अमर्यादित टिप्पणी कर दी। क्या है यह पूरा मामला, जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना दृष्टिपत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने सबसे बड़ा वादा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर बसे विजयनगर साम्राज्य की स्मृतियां आज भी यहां के निवासियों के जेहन में जिंदा हैं। हम्पी की शिलाएं और प्राचीन मंदिर आज भी उस ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। यहाँ के राजनीतिज्ञों ने विजयनगर के उस वैभव को जिंदा रखा है और कर्नाटक विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र विजयनगर भी है और यहाँ से 2 दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 3 बार के विधायक आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को चुनावी समर में उतारा है। सिद्धार्थ सिंह जनता के बीच अपने विरासत को याद करते हुए क्षेत्र में हॉस्पिटल, शिक्षा केंद्र और कुश्ती का अखाड़ा बनाने के वायदे के साथ मैदान में है। इसके उपचुनाव में इधर के विधायक 83 से 85,000 वोट्स, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का विश्वास हासिल किया था। मेरा एक पर्सनल गोल है इस बार कि 1 लाख लोगों का मत का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। ऐतिहासिक जीत होगी हमारी भारतीय जनता पक्ष की, भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस ने यहां से पुराने खिलाड़ी HR गवियप्पा को मैदान में उतारा है। गवियप्पा यहां से 2004 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। गवियप्पा अवैध खनन, हम्पी जैसा टूरिज्म स्थल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम कर रहे थे भाजपा के घोषणा पत्र की बात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना दृष्टि पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने सबसे बड़ा वादा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का किया है। एक रिपोर्ट इस पर हम देखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का दृष्टि पत्र बेंगलुरु में जारी किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये घोषणा पत्र वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया, बल्कि राज्यों के कोने कोने का दौरा कर कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर लाखों लोगों से सुझाव प्राप्त कर इसे बनाया है। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers, who visited every nook and corner of the state, got the suggestions, and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से लगभग 6 विषयों पर केंद्रित है, जिनमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। We have talked about infrastructure, we have talked about health, we have talked about education, we have talked about social justice, we have talked about economic development, but here we have also taken care of historic steps to protect and revive the glorious culture of Karnataka and the Kannadigas. अपने दृष्टि पत्र में भाजपा ने सबसे बड़ा वादा राज्य में एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का किया है। पार्टी का दृष्टि पत्र 6 विषयों खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित आय, सहायता, सभी के लिए सामाजिक न्याय और सभी के लिए विकास और समृद्धि पर केंद्रित है। इन 6 थीमों पर आधारित दृष्टि पत्र में 15 महत्वपूर्ण वायदे किए गए हैं। पार्टी ने राज्य में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। युगाड़ी, गणेश चतुर्थी, दीपावली के महीनों में एक और सिलेंडर का भी वायदा करते हुए पार्टी ने राज्य के बीपीएल परिवारों को सालाना 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कही है। राज्य की महिलाओं को लेकर पार्टी ने और भी कई वायदे किए हैं। महिलाओं के लिए 5 साल के लिए 10,000 रुपए की एफडी, 12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना, बीपीएल परिवारों के लिए पोषण योजना और मासिक राशन किट के माध्यम से अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दृष्टि पत्र के मुताबिक पार्टी के सत्ता में वापसी के बाद गरीब परिवार को 10 किलो राशन पोषण योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। पोषण योजना प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध के साथ साथ 5 किलो श्री अन्न मुफ्त उपलब्ध कराने की भी बात कहती है। किसानों के लिए भी तमाम वायदे किए गए हैं। किसानों को दिया जाने वाला 5 लाख का कर्ज ब्याज मुक्त रहेगा। बीज के लिए किसानों को 10,000 रुपए की मदद और किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड स्थापित किया जाएगा। गरीबों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। शहरी इलाकों में 5 लाख गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख गरीबों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। दृष्टि पत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर, कर्नाटक रेजिडेंट्स वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन और शिकायत निवारण तंत्र के आधुनिकीकरण सहित बेंगलुरु को राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित करने की बात कही गई है। बेंगलुरु में आयशा खानम के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए सीधे बेंगलुरु चलते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, जो दृष्टि पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने ये उत्तराखंड में भी देखा था, गुजरात में भी देखा था, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने यहाँ पर भी वादा किया है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसके अलावा क्या कुछ वायदे वहां पर किए गए हैं बीजेपी की ओर से?
जी देखिए, बीजेपी के दृष्टिपत्र को देखें तो आप 3 भागों में उसे रख सकते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी जिस विचारधारा की बात करती है, जिन नीतियों की बात करती है, वो हम देख रहे हैं राज्य दर राज्य वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। कमेटी बनाने की बात समान नागरिक संहिता पर हमने देखा था, कॉमन सिविल कोड पर उत्तराखंड में उसका जिक्र हुआ था, गुजरात में हुआ था, और अब कर्नाटक में घोषणा पत्र में बीजेपी ने उसका जिक्र किया है। तो यानी जिन मुद्दों पर बीजेपी एक स्पष्ट तौर पर कहती रही है कि उस पर वो आगे बढ़ेगी, वो हम मुद्दे देखते हैं जो विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आगे की जो एक तरह से देखें दृष्टिकोण है और जिसको बार बार सामने रखती है, उससे जुड़े मुद्दे हैं, तो वो दिखाई देते हैं दृष्टिपत्र में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी सामाजिक न्याय और गरीबों और वंचितों को सहारा देने को लेकर जो तमाम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको हम देख रहे हैं राज्य स्तर पर कैसे उसको उसमें एक ऐड ऑन किया जा सकता है, उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। चाहे वो अनाज योजना हो, जिसमें हम देख रहे हैं कि मोटा अनाज देने की बात कही गई है, चाहे महिलाओं के लिए एफडी करने की बात कही गई है, या इस तरह से वंचित वर्गों को, महिलाओं को एक संबल देने की बात है। यानी आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको किस तरह से बेहतरी से आगे लाया जा सके और आर्थिक विकास में उनकी भी पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए तमाम योजनाओं की बात कही गई है। वो एक बहुत मुख्य बिंदु दिखता है। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि बीजेपी का यह कहना है, जो घोषणा पत्र में दिखता है, दृष्टिपत्र में, कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, यानी राज्य के विकास के लिए जो जरूरी है, एफडीआई आकर्षित करना हो, बेंगलुरु और उसके आसपास एक विशेष क्षेत्र बनाना हो, नई नौकरियां पैदा करना हो, स्टार्टअप के लिए बेहतर सिस्टम बनाना हो, कर्नाटक को अग्रणी राज्य बनाना हो, उन सब के लिए जो कुछ अभी तक किया गया है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है, उस पर फोकस करता हुआ बीजेपी का दृष्टिपत्र नजर आता है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक समग्र तौर पर जनता से का एक तरह से फीडबैक लेकर एक कमेटी बनाकर, जो कहा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि एसी रूम में तैयार नहीं किया गया है, इसमें लोगों की राय शामिल की गई है। तो एक बहुत विस्तार के साथ चर्चा के बाद इस दृष्टिपत्र को तैयार किया गया है। चंद्रशेखर, ठीक है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि एक तरफ जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान के धक्के से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि आज खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर एक और अमर्यादित टिप्पणी कर दी। कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं उन्होंने। राज्य में कैसा रहा आज का चुनाव प्रचार और क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दंगल में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान सोमवार को जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राज्य के तुमकुरू, हावेरी और शिवमोगा जिलों में रोड शो के जरिए पार्टी के चुनाव प्रचार को धार दिया। अमित शाह ने तुमकुरू जिले के गुब्बी और टिप्टूर विधानसभा क्षेत्रों और हावेरी जिले के राणेबेन्नूरू विधानसभा क्षेत्र और शिवमोगा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाया। अमित शाह ने तुमकुरू में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्षी कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और दलित समाज के आरक्षण को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो ये सारा आरक्षण लेकर फिर से मुस्लिम आरक्षण लाएगी। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर लोकलिंगा, लिंगायत, एससी और एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी।
असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुमकुरू के कोरटागेरे में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार पर हमला किया और कहा कि तुमकुरू विधानसभा कांग्रेस की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, जिसकी वजह से इस विधानसभा क्षेत्र के 342 गांवों में से अधिकांश में आज भी पेयजल और सड़क का अभाव है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यहां से अपने सबसे अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ताकि यहां के लोगों की सेवा की जा सके। This symbolize corruption of Congress. This constituency symbolize inefficiency of Congress. You have MLA who was deputy chief minister, but today out of 342 villages, most of the village doesn't have drinking water. उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुमकुरू में एक जनसभा कर राज्य में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पिछले चुनाव में आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी और पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो कि बीजेपी ने कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी थमता नहीं दिख रहा। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी। खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना जहरीले सांप से की थी, जबकि उनके बेटे प्रियांक खड़गे अमर्यादित टिप्पणी के मामले में अपने पिता से भी एक कदम आगे बढ़ गए और प्रधानमंत्री को नालायक बेटा कहकर संबोधित किया। यही नहीं, अपनी और अपने पिता की अमर्यादित टिप्पणी का यह कहकर बचाव भी करते नजर आए कि इस तरह की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हालांकि बाद में अपने ही दिए बयान से पलट गए। I said any son who is not capable of running the house is asamarth. So what is wrong with that? So he's deceived the people of Kalburgi multiple number of times. He deceived the Banjara community and all other communities in reservation. He told that he is the beta of Banjara now, so he should answer the people, not me. प्रधानमंत्री पर अपने बयान से सुर्खियां और सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी बटोरने के बाद स्पष्टीकरण देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे बेटे के बयान को लेकर भी बैकफुट पर नजर आए और कहा कि प्रियांक खड़गे की ओर से ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं गया। प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा। ये शब्द उनके मुंह में मत डालिए। उन्होंने गाली देने वाले सांसद पर हमला किया है, इसीलिए मोदी के लिए ये शब्द उनके मुंह में मत डालिए। हर जगह यह जानबूझकर हो रहा है। उधर प्रियांक खड़गे के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट में दिया गया बयान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालियेपन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफी कभी मांगी नहीं, ये उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। जाहिर है कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस मुद्दों पर कम, व्यक्तियों पर टिप्पणी कर अपने लिए राह बनाना चाहती है। अतीत में भी कांग्रेस ने यह रास्ता लिया था, लेकिन मुंह की खाई थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने यह खतरा तो है ही कि प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियों के जरिए कर्नाटक का किला फतह करने की योजना बना रही कांग्रेस को कहीं ये दाव भारी न पड़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं की विवादित टिप्पणियों पर कर्नाटक की जनता की राय जानी हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने। आइए देखते हैं कर्नाटक की जनता इन विवादित टिप्पणियों पर क्या राय रखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक में ये बनता हुआ दिखाई दे रहा, जो प्रधानमंत्री को कई बार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, गालियां दी हैं और प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात को उठाया भी है कि अब तक 91 बार उन्हें बताया गया है कि उन्हें गालियां दी गई हैं।
कर्नाटक की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, हम यहाँ पहुंचे हैं इस वक्त मैंगलोर में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। वो कुछ भी बोले, हमको पता है ना मोदी जी हमारे भारत के लिए क्या किया है और क्या करने वाला है। हम यूथ सब उत्तर देंगे उसको, और भारतीय जनता को भी पता है क्या उत्तर देना है। हमको पता है हमारे प्रधानमंत्री के कारण हमारे भारत कितने क्या उन्नत स्थिति में है और क्या बढ़ेगा भी पता है, इसलिए हमको उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दादा, आपने तो बहुत राजनीति देखी होगी, क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, इस तरह की गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े नेता के द्वारा? जब कांग्रेस लोगों ने गाली गलौज किया मोदी के ऊपर, they have lost their elections. इस तरह की क्या भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? गाली गलौज की राजनीति, नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए? नहीं, इस तरह तो गालियां नहीं देना चाहिए। वो उन्होंने गालियां दिया था, वो हमें यूथ को पता है कैसे उसको उत्तर देना है। और मोदी जी अभी भारत को इतना सब किया है काम। भारत अब इतना उन्नत स्थान हो तो मोदी जी के कारण है। उन्होंने वो विषकारी सांप भी कहा, विषकारी सांप वो दुष्ट लोगों को काटता है और अच्छे लोगों को अच्छे ही करते हैं। नागराज भी एक विष सांप है, वो उनको हम भगवान के रूप मानते हैं, रूप में देखते हैं। वो अच्छे लोगों को अच्छे करते हैं, बुरे लोगों को काटता है। क्या कहना है आप जो इस तरह से गाली गलौज की भाषा और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था? अभी यूथ का आपने सुना, सब यूथ अभी एजुकेटेड है। Educated people are always with Modi, and Modi is doing very good for India as well as for the world. तो वो भाषा कुछ भी यूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी will always lead in front. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में इस बात को लेकर प्रतिक्रिया है कि गाली गलौज की भाषा नहीं होनी चाहिए और लोग उसका जवाब देंगे, ये कहना है। जो यहाँ युवा हमारे साथ हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ मैंगलोर में, उनका यह कहना है कि दरअसल मोदी जी ने जो कुछ किया है उस बारे में कर्नाटक की जनता जानती है और इस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैमरामैन सीके अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मैंगलोर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। Welcome to DD Dialogue Battle for Karnataka. It's in a very confused state and every party wants to make the best out of it. Development is the issue and we are also fighting the battle on the development agenda. We've tried to understand what are the shortcomings in each region. It should be an inclusive development, motivating the free health and education. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दक्षिण भारत का एक पुराना साम्राज्य है विजयनगर, जो अपने प्राचीन साम्राज्य वैभव और विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा। आज ये क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र में बदल गया है, नाम दिया है बेल्लारी। लोकसभा क्षेत्र का विजयनगर विधानसभा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार यहां से 2 दिग्गज प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे हैं। क्या हैं यहां के समीकरण, ये देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर बसे विजयनगर साम्राज्य की स्मृतियां आज भी यहां के निवासियों के जेहन में जिंदा हैं। हम्पी की शिलाएं और प्राचीन मंदिर आज भी उस ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। यहां के राजनीतिज्ञों ने विजयनगर के उस वैभव को जिंदा रखा है और कर्नाटक विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र विजयनगर भी है और यहां से 2 दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 3 बार के विधायक आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को चुनावी समर में उतारा है। सिद्धार्थ सिंह जनता के बीच अपने विरासत को याद करते हुए क्षेत्र में हॉस्पिटल, शिक्षा केंद्र और कुश्ती का अखाड़ा बनाने के वायदे के साथ मैदान में है। इसके उपचुनाव में इधर के विधायक 83 से 85,000 वोट्स, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का विश्वास हासिल किया था। मेरा एक पर्सनल गोल है इस बार कि 1 लाख लोगों का मत का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। ऐतिहासिक जीत होगी हमारी भारतीय जनता पक्ष की, भाजपा की जीत होगी।
कांग्रेस ने यहां से पुराने खिलाड़ी HR गवियप्पा को मैदान में उतारा है। गवियप्पा यहां से 2004 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। गवियप्पा अवैध खनन, हम्पी जैसा टूरिज्म स्थल होने के बावजूद, टूरिज्म कॉरिडोर नहीं बनने, कोई स्टील की फैक्ट्री नहीं खुलने, 800 साल पुराने विजयनगर कैनाल होने के बावजूद सिंचाई जैसी सुविधाओं से किसान के महरूम रहने और शुगर फैक्ट्री के बंद होने को मुद्दा बनाकर मैदान में डटे हैं। विजयनगर तो ये तो बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक स्टील फैक्ट्री नहीं है, एक स्टील फैक्ट्री नहीं लेकर आया इतने साल से, 15 साल से। एटलीस्ट एक स्टील कॉरिडोर बना के एटलीस्ट एक 10 मिलियन टन का प्रोडक्शन करे तो एटलीस्ट एक 50 से 60 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है डायरेक्टली। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि यहाँ पर मुकाबला रोचक है। दोनों ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हालांकि जानकार यह भी बताते हैं कि भाजपा प्रत्याशी की लोकप्रियता कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले में ज्यादा है। इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। इधर आके आनंद सिंह बोल के पहचानते सर, लोग आनंद सिंह के नाम से पहचानते हैं और आनंद सिंह के नाम से बच्चे जानते हैं सर। हर स्कूल में, कहीं माहौल में गए, छोटे गांव में गए, कहीं भी गए तो स्कूल में पढ़ते रहते बच्चे तो भाग के आ जाते हैं। आनंद सिंह बोले तो भाग के आ जाते हैं सर, इतना भाग के आ जाते हैं। और साहब भी उनके लिए बहुत कुछ किया सर, उनके लिए पानी का सुविधा किया, प्लेग्राउंड का किया, बड़े बड़े स्कूल बनाए। 2008 में बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र में शामिल हुए विजयनगर विधानसभा में करीब 2,48,000 मतदाता हैं। अब देखना होगा कि 10 मई को होने वाले मतदान में जनता विजयनगर के विरासत का जिम्मा किस उम्मीदवार को देती है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, विजयनगर, कर्नाटक। आइए विजयनगर चलते हैं। हमारे संवाददाता धीरज कुमार वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। धीरज, भारत के तकरीबन हर राज्य में आप विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं। एक तरफ अगर कर्नाटक में हम देखें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आप लेकिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं हो कि आपके लिए ही वो आरोप प्रत्यारोप नासूर बन जाए, ऐसा कर्नाटक में देखा जा रहा है। हालांकि ये गलती है, इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। और इसे जो राजनीति की जो जानकार है, राजनीति के जो पंडित हैं, वो बताते हैं कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति किसी सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, शीर्ष पद पर बैठा हुआ है और उसके साथ अगर अब अभद्रता से पेश आते हैं तो ये उसका अपमान नहीं होता है और इस अपमान का जनता जवाब देती है। और ये नेगेटिव पॉलिटिक्स, इसी को नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं कि आप अगर अपने तर्कों से उसे नहीं हरा सकते, आप जनता का दिल जीत कर नहीं चुनाव जीत सकते, आप लोगों का भरोसा जीत कर अगर आप चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो इसका नतीजा यही होता है कि आप उसके साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं या गालियों के साथ पेश आते हैं। ऐसा कर्नाटक में हुआ। और उसमें भी कोई अगर साधारण कार्यकर्ता की बात हो, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके की बात कही, और खास करके वैसे व्यक्ति के लिए जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी एक स्वच्छ छवि है और जो इस एक स्वच्छ छवि के साथ इस देश में हर जगह घूमता है, जनता के बीच जाता है और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के बारे में सोचता है। तो मल्लिकार्जुन जी का ये बयान, हालांकि जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस बयान के ऊपर आई है और आम जनता ने भी इस बयान पे जो अपना आक्रोश जाहिर किया है और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक रैली में जिक्र किया था कि दरअसल इस वक्त गालियां दी है। दरअसल वक्त हमारे पास समाप्त हो गया। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धीरज और शैलेंद्र हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और इसी के साथ हम अपना ये खास कार्यक्रम जनादेश यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।